हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन का बहुत सारा क्वेश्चन अब तक हम कर चुके हैं और ये आपका प्रॉब्लम जो है 2005 में पूछा है, 2005 में, और ये 2 मार्क्स का है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम फिर देखेंगे रोटेशनल मोशन और इसके कुछ और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसको हम इसमें कैरी ऑन करेंगे। और होपफुली उसके बाद आपका ये जो सीरीज है, जैसा कि मैं बता दिया हूं कि ये जनवरी टू फेब में ये होपफुली ये खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है क्योंकि रोटेशन एक ऐसा टॉपिक है, यानी मैकेनिक्स का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिससे बहुत सारे हर साल बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल कम से कम 1-2, एटलीस्ट 1 और 2, एट मोस्ट 3 भी। तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि बहुत कंसेप्चुअल होता है और इसीलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये आपका होपफुली 8th पार्ट होगा। 7th पार्ट तक तो हम प्रीवियस लेक्चर तक हम अपलोड कर दिए थे। तो होपफुली इसमें 10, 12, 13, 14 यानी कि जितना भी क्वेश्चन है एक एक करके हम सारा डील करेंगे, जिससे आपका सारा बेसिक कंसेप्ट, हालांकि हम 2 नंबर का क्वेश्चन बहुत सारा लेते नहीं है, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन लेना चाहिए क्योंकि कंसेप्ट आपको एक एक बेसिक क्वेश्चन से भी आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम फिर देखेंगे। हमारा फोकस अभी पूरा का पूरा मैकेनिक्स पार्ट पे है। ऑल द फोकस ऑन मैकेनिक्स पार्ट। तो मैकेनिक्स पार्ट पे अगर हम फोकस करते हैं तो मैकेनिक्स पार्ट में आपका हो जाएगा, फिर एसएचएम आ जाएगा। इसके बाद एसएचएम तो पहले हम करवा भी चुके हैं। फिर से अगर उसमें कुछ और प्रॉब्लम बच गया होगा तो उसको हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एसएचएम, फिर आपका हो जाएगा कॉलिजन, ये सब बेसिक चैप्टर है। कॉलिजन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कोई बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन है, उससे भी क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आइएगा तब हम दिखाएंगे आपको ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैट दोनों में कॉम्बिनेशन। बहुत सारा चैप्टर में हम डायरेक्ट आपको कॉम्बिनेशन दिखाने का कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम फिर बेसिक सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि अब तक हम सारे कवर कर रहे हैं, चाहे वो 11th पार्ट का हो चाहे वो 12th पार्ट का हो, दोनों को। तो इससे पहले आप जरूर बेसिक पार्ट जो है 12th का, उसको आप जरूर देखिए। बेसिक पार्ट में आपका आ जाएगा 12th पार्ट, तो उसमें हम सारा कवर कर चुके हैं, चाहे वो कैपेसिटर हो, इलेक्ट्रोस्टैट हो, यानी कि जितना भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इस बुक में, जिस बुक को मतलब आप देखिए 43 ईयर्स जो कि है मार्केट में, तो उससे अगर हम बात करें तो करीब करीब 2000 और 3000 के बीच में क्वेश्चन होगा जिसको हम अभी इस सीरीज में कवर करेंगे। और होपफुली एक बार कवर करने के बाद फिर से हम उसको रिव्यू करेंगे और उसके बाद हम लाएंगे आपका, हालांकि पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का पार्ट 1, ये भी आपको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आ जाएगा डीसी पांडे और भी जो आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बाद आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में आपका जो क्वेश्चन है वो 2500 to 3000 प्रॉब्लम इस बुक में मेंशन है और एक एक करके इस सीरीज में हम सारे पार्ट को कवर किए। यानी कि इस पर्टिकुलर सीरीज से अगर हम एचसी वर्मा हटा भी दें, क्योंकि एचसी वर्मा का भी हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको किए थे, चाहे वो रोटेशन हो, ग्रेविटेशन हो, चाहे एसएचएम हो, तो और जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो, कैपेसिटर हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे इसमें आपका ईएमआई हो, एसी हो, अल्टरनेटिंग करंट, और इसमें हम फिर देखे थे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। पर्सनली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पे हम सारे प्रॉब्लम किए थे, क्योंकि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन, एट मोस्ट 3 क्वेश्चन। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी कवर किए, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। फिर मॉडर्न फिजिक्स पे हम आए थे, उसमें बोर्स मॉडल, आइंस्टाइन इक्वेशन, ये सारे को हम कवर किए थे। और उसके बाद हम फिर आए रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स पे, रे एंड वेव ऑप्टिक्स। और एक बार जब पूरा
प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो फिर से रिव्यू करेंगे, फिर आपका जो भी आपका रेफरेंस बुक है उस पे हम बात करेंगे। तो इतना क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं वो भी प्रीवियस ईयर का, सो बिलीव मी कि आपका जो भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेईई मेंस का ही हो या नीट का हो, जेईई मेंस हो, नीट हो, सारे आपके इसमें कवर अप हो जाएंगे। और इतना क्वेश्चन, फिर इतने ही क्वेश्चन आपका कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में होगा, यानी टोटल जितना क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा वो भी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम पे, क्योंकि आईआईटी जेईई में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं है, सारा कंसेप्चुअल है। तो अगर इस पे आप वर्क कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर आपसे आराम से अगर डील हो रहा है, तो होपफुली आपका जो भी बेसिक एग्जाम है, चाहे वो जेईई मेंस हो, नीट हो और भी जेईई एडवांस हो, सारे का क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। तो इससे आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखाने का कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो 11th पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारा फोकस सिर्फ मैकेनिक्स पार्ट होगा, तो रोटेशन के बहुत सारे पार्ट आपको आएंगे, होपफुली 10 तो 1-2 ही लेक्चर में आ जाएगा आपका, और इसका 12, 13, 14 जितना भी क्वेश्चन है सारे को हम कवर करेंगे। उसके बाद आपका हो जाएगा COM, सेंटर ऑफ मास, फिर आपका फ्रिक्शन आ जाएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा, कॉलिजन है, SHM है, फिर वर्क पावर एनर्जी है, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब एक एक क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुल्ली रिव्यू किया जाएगा। तो आइए इस सीरीज में हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, इसमें आपको थोड़ा सा कंसेप्ट मिलेगा एंगुलर मोमेंटम का। तो आइए अब हम देखते हैं, एक बेसिक से क्वेश्चन से इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। लॉ ऑफ मास दैट इज कैपिटल M। और हाँ, आप जब वीडियो अच्छा लगे सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बिना मतलब ज्यादा सब्सक्रिप्शन होगा तो बहुत सारे स्टूडेंट तक ये पहुंचेगा ये सीरीज, और होपफुली आप सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत छोड़िए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये हम कभी बोलते नहीं है, लेकिन इधर से रिव्यू कुछ अच्छा आ नहीं रहा है तो मुझे बोलना पड़ रहा है, तो ये काम आप जरूर कीजिए। ये हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ही देना है। सो जितना लाइक मिलेगा उतना हम काम और तेजी से करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। और ये सब चीज बोलना नहीं चाहिए कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, ए वुडन लॉक ऑफ मास that is capital M, length that is L, is hinged by a frictionless nail at the point O। यानी ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, हिंज कर दिया गया। जैसे कि पिछला क्वेश्चन भी ऐसा ही हम किए थे, उसमें भी एक पॉइंट को हिंज का मतलब कि फिक्स कर लिए और इस टाइप से ये रोटेट करेगा। हिंज कर दिए यानी फिक्स कर दिए, इस टाइप का प्रॉब्लम आपको रोटेशन में बहुत मिलेगा। तो इसको क्या करिए, अब ऐसा समझिए कि ये आपका मार्कर है और इसको इस पॉइंट पे अगर हम फिक्स कर देते हैं तो उसी को कहते हैं हिंज कर दिए, और ये इस टाइप से रोटेट करेगा, क्योंकि एक पॉइंट अगर फिक्स है तो एक साइड से ये रोटेट करेगा, इस बेस से ये इस टाइप से रोटेट करेगा, और अगर इस पॉइंट को हम हिंज कर दिए हैं, P पॉइंट, O पॉइंट को, तो ये पॉइंट इससे रोटेट करेगा। तो यहाँ पे लिखा है वुडन हिंज log of mass capital M and length is L is hinged by frictionless nail at the point O, a bullet of mass small m, strikes with the velocity that is v and sticks to it। यानी कि पहले क्या करता है, स्ट्राइक करता है, और दूसरा फिर क्या करता है, स्टिक कर जाता है। सो स्ट्राइक with this wooden block and sticks। So find the angular velocity of the system immediately after the collision about O। तो ध्यान से देखिए, इसको आप थोड़ा सा कॉलिजन का भी कंसेप्ट कह सकते हैं, हालांकि ये सिंपल सा बात है। एंगुलर मोमेंटम का ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अब क्या है, इस पॉइंट को हम हिंज कर दिए हैं, यानी कि इस पॉइंट से ये फिक्स हो गया, इस फिक्स हुआ गया, यानी यहां से ये रोटेट कर सकता है, और ये आएगा और उसके बाद क्या करता है, स्टिक कर जाता है, यानी चिपक जाता है। सो इट स्ट्राइक विथ वेलोसिटी v एंड स्टिक टू इट। फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी
of the system immediately after the collision about O. अब O पॉइंट पे आपको कह रहा है कि इसका एंगुलर वेलोसिटी बताइए। तो बहुत सिंपल है, अब इसमें आप एंगुलर कंजर्वेशन लगाइए बिफोर द कॉलिजन, जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। यानी कि आपको क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन यानी कि कॉलिजन से, यानी जस्ट बिफोर द कॉलिजन, जस्ट बिफोर द कॉलिजन और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, जस्ट बिफोर द कॉलिजन और जस्ट आफ्टर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बस यही लगाना है। यानी कि लास्ट में इसका मास, इसका कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, दोनों क्या करता है, स्टिक कर जाता है। तो अगर देखें तो एक पॉइंट को हम इस टाइप से फिक्स कर दिए, हिंज कर दिए, यानी इस पॉइंट से ये रोटेट करेगा। तो फिर हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI। तो MOI ये आप इसको आप एज ए रॉड भी समझ सकते हैं, इट्स लाइक ए बिहेव्स लाइक ए रॉड। अब रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट पता होगा, लेकिन ये सेंटर के अबाउट रोटेट कर नहीं रहा है, यानी हिंज इस पॉइंट पे फिक्स किए हैं और इस टाइप से ये रोटेट करेगा और इस टाइप से ये रोटेट करेगा, यानी ये पॉइंट फिक्स है। तो इसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट O। तो इसमें हम देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। तो जैसा कि आपको पता है कि इसको आप रॉड समझिए, तो रॉड के केस में हम बात करते हैं MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से जाए और परपेंडिकुलर रहे, यानी कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर and perpendicular to its plane, that is ml square by 12, ml square by 12। लेकिन इसके अबाउट ये रोटेट नहीं कर रहा है, हम इसको हिंज किए हैं यानी फिक्स किए हैं इसके अबाउट। तो पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, दैट इज ml square by 12। बट दिस टाइम ये सेंटर से पास नहीं, यानी इस पॉइंट से ये रोटेट नहीं कर रहा, रोटेट कर रहा है ये अपना किस पॉइंट से, यानी कि एज से। यानी कि अब हमको निकालना है MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड एट इट्स वन एज। आप याद रखिए, एट एंड पॉइंट, या तो इसको एंड पॉइंट ले लीजिए, यानी रॉड का एंड पॉइंट के अबाउट अगर ये रोटेट कर रहा है तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एट द पॉइंट O पॉइंट पे अगर हमको निकालना है, यानी कि इसके एज लेंथ के अलोंग अगर हमको MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कैसे होगा, ml स्क्वायर बाई 12 इसके अबाउट, और यहां से जो डिस्टेंस होगा टोटल L है तो ये L बाई 2 होगा, तो प्लस mx स्क्वायर, और x क्या है, x परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसमें हम फिर यूज करेंगे वही, अगेन यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में यहां से हमको शिफ्ट करना है इस पॉइंट पे, लेट्स दिस इज O डैश, और हमको निकालना क्या है, हिंज। तो इस पॉइंट पे किया गया तो रोटेट यहां से करेगा, सेंटर ऑफ मास से नहीं करेगा, तो यहां से mx स्क्वायर यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सो वी विल गेट द रिजल्ट दैट इज ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mx स्क्वायर। सो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा टोटल L है तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, L बाई 2। तो जब भी हमको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम निकालना होता है तो हमको पता है इस पॉइंट के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12, इस पॉइंट के अबाउट ml स्क्वायर बाई 12। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर निकालना है तो दोनों के बीच का हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए और इसका मास आपका कैपिटल M है, सो m L बाई 2 का होल स्क्वायर।
अब दोनों को अगर ऐड करते हैं सो यू विल गेट ml²/3। तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये आपका आ जाएगा ml²/3। तो अब आप हमेशा याद रखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट इट्स 1 एज लेंथ के अलोंग अगर हमको चाहिए तो सेंटर के अलोंग ml²/12 होता है। और इसको अगर ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 3 ml² यानी कि ऊपर 4 ml² और नीचे 12 है तो ये आपका यही आ जाएगा ml²/3। तो आप याद रखेंगे। तो ये हुआ सेंटर के अलोंग यानी कि ml²/12 जो है along the center passing through its center and perpendicular to its plane that is ml²/12। और ये जो है आपका ml²/3 ये passing through इस 1 एज एक एज के अलोंग अगर हमको निकालना है तो ml²/12 यानी कि इससे l/2 डिस्टेंस पे। तो अब जब भी याद रखेंगे तो ml²/12 नहीं, एज के अलोंग अगर पूछे तो ml²/3 और अगर सेंटर के अलोंग पूछे तो ml²/12। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है d यानी एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू होता क्या है टॉर्क। अब यहां से अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाता है L यानी कि एंगुलर यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू टॉर्क। तो यहां से अगर आप निकालें तो dl का वैल्यू आपका आ जाता है dt क्रॉस टॉर्क। और ये जब भी हम कॉलिजन करवाते हैं तो याद रखिए इमीडिएटली किया जाता है यानी t इज वेरी वेरी स्मॉल। तो इस केस में टाइम बहुत कम होता है तो जिसके वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा यानी कि एंगुलर मोमेंटम एट वेरी स्मॉल टाइम ये जो भी होता है कॉलिजन बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। इट्स वेरी नेग्लेजिबल आप समझ सकते हैं। दैट्स व्हाई dl यानी कि l जो होगा दोनों साइड इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो l जो होगा ये क्या हो जाता है कांस्टेंट। इट्स कांस्टेंट यानी एंगुलर मोमेंटम जो हो जाता है फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम यानी कॉलिजन के जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। जब भी हम बात कर रहे हैं जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन ये आपका आ गया एल कांस्टेंट यानी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है यहाँ पे कंजर्व रहता है। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वो कहां से आता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू टॉर्क। दिस इज टॉर्क। अब दोनों साइड सिंपली आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा तो यहां से ये आ जाएगा और ये कांस्टेंट हो जाता है यानी कि इसमें चेंज नहीं आता है। dl/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू टॉर्क। और सिंपल सा बात है कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो जब F नेट 0 है तो सिंपल सा बात है टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क भी 0 होगा। अब ध्यान से देखिए ये जरूरी नहीं है कि फोर्स 0 है तो टॉर्क 0 होगा ही, क्योंकि टॉर्क जो होता है वो क्या होता है R क्रॉस F। तो जरूरी नहीं है कि फोर्स अगर 0 हो यानी नेट फोर्स 0 है, ओवरऑल इन दोनों में कॉलिजन हो रहा है तो इन दोनों को अगर हम एज ए सिस्टम मान लें यानी कि ए कैपिटल M और स्मॉल m को अगर हम क्या मान ले सिस्टम, तो ऐसा नहीं है कि टॉर्क 0 होगा तो फोर्स यानी फोर्स अगर 0 हो तो टॉर्क 0 होगा ही, बिल्कुल नहीं। कभी कभी फोर्स लगता है लेकिन दोनों के बीच में एंगल 0 होने की वजह से टॉर्क 0 होगा। तो यहां से अगर हम बात करें कि फोर्स 0 है इसलिए टॉर्क 0 है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कम टाइम की बात करें जस्ट बिफोर द कॉलिजन। सो एंगुलर मोमेंटम इज नॉट 0, इट्स कंजर्व यानी इट्स कांस्टेंट। तो यहां से आपका आ जाएगा ये बहुत ही कम टाइम के लिए हम इसके लिए यूज कर सकते हैं तो टी लगभग नेग्लेजिबल आप समझ सकते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व इन दिस प्रोसेस। तो फोर्स 0 हो यानी नेट फोर्स 0 हो तो नेट टॉर्क 0 हो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि टॉर्क जो होता है
वो क्या होता है R क्रॉस F, यानी फोर्स 0 नहीं भी हो तब भी टॉर्क होगा। सो ये बहुत ही कंडीशनल है, तो ये कंडीशन समझना जरूरी था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में यही कंडीशन है, बाकी तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगा सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम। di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू टॉर्क, ये टॉर्क के बराबर होता। अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के हेल्प से इसका ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी हम निकाल पाएंगे। v वेलोसिटी से ये बुलेट इस पे को लाइट करता है, और जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो यहां तक अगर हम बात करें तो यहां से क्या है आपका dl/dt, dl/dt दैट इज इक्वल टू टॉ इंटू dt, टॉर्क। तो ये आपका है, तो टॉर्क, ये dt इधर चला गया तो टॉर्क इंटू dt हो जाएगा। और वही टाइम जो है कोई वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा dl/dt दैट इज इक्वल टू टॉर्क, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, rate of change of angular momentum is torque। ये क्या होगा, टॉर्क के बराबर होगा। अब क्या करें, तो यहां से आपका आ जाएगा dl का वैल्यू दैट इज इक्वल टू टॉर्क इनटू dt, तो ये आपका आ जाएगा। और इसी कहते हैं एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स। तो एंगुलर इंपल्स का वैल्यू यहां से हम निकाल लिए। सो एंगुलर इंपल्स, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, यानी कॉलिजन से एकदम एट ए टाइम 0, तो ये आप देखेंगे तो एंगुलर इंपल्स इस केस में क्या हो जाता है, यानी कि टॉर्क इंटू dt दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि एंगुलर इंपल्स इसमें क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इंपल्स, जैसे कि हम अगर लीनियर इंपल्स की बात करते थे तो f इंटू dt उसमें बोलते थे, f इंटू dt दैट इज, इसको कहते थे लीनियर इंपल्स, लीनियर इंपल्स। इंपल्स का मतलब है कि बहुत बड़ा फोर्स, यानी कि ह्यूज फोर्स एक्टिंग ऑन वेरी स्मॉल टाइम, यानी वेरी लिटिल टाइम, दैट execution is called the linear impulse and this time that is an angular impulse, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, ये वेलोसिटी ने ये किस एक पॉइंट पे हिंज किए हैं, तो ये क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। इसमें लिनियर वेलोसिटी नहीं होगा, इसमें एंगुलर वेलोसिटी होगा। सो दैट इज अ लिनियर वेलोसिटी फोर्स, वेरी बिग फोर्स या ह्यूज फोर्स एक्टिंग इन वेरी स्मॉल टाइम, लिटिल टाइम, दैट इज अ लिनियर इंपल्स एंड दिस टाइम इट इज रोटेट, सो इट इज एंगुलर इंपल्स। तो दोनों का वैल्यू, तो एंगुलर इंपल्स बहुत कम टाइम के लिए लगाया जाता है। सो एंगुलर इंपल्स इन दिस टाइम, क्योंकि कॉलिजन हो रहा है, तो जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जिसके वजह से इसमें एंगुलर मोमेंटम, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से L जो आया di दैट इज इक्वल टू टॉर्क इंटू dt, टॉर्क इंटू dt। तो यहां से सिंपल सा बात है, टाइम तो कोई वेक्टर है नहीं, तो ये आपका डायरेक्टली इधर चला जाएगा, और ये दिस शुड बी इक्वल टू 0, यानी कि एंगुलर इंपल्स शुड बी इक्वल टू 0। तो क्योंकि टाइम बहुत कम होता है जिसकी वजह से ये 0 हो जाता है, तो ये आपका आ जाएगा dl, यानी कि ये आपका आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये आपका आ गया। तो अब हम अगर बात करें तो सिंपली अब तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया। तो याद रखिएगा, फोर्स 0 हो तो टॉर्क 0 नहीं होता है,
और अगर फोर्स भी जीरो हो और टॉर्क भी जीरो, यानी टॉर्क जीरो हो तो हो सकता है कि फोर्स जीरो हो, क्योंकि फोर्स और टॉर्क के बीच में रिलेशन आर क्रॉस एफ है, यानी ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच का एंगल इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल सा बात है कि दोनों के बीच का ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट है, कि फोर्स जीरो हो तो टॉर्क जीरो नहीं है, अगर टॉर्क जीरो है तो कोई जरूरी नहीं है कि फोर्स जीरो होगा। यानी कि ये कहीं से मायने नहीं होगा कि टॉर्क जीरो है तो फोर्स जीरो होगा या फोर्स जीरो है तो टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि दोनों के बीच में ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, दोनों के बीच का एंगल। बाकी तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन अब बन गया। अब आपको पता है कि इसके अबाउट आपको ml²/12 होता है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, बट दिस टाइम यहाँ पे अगर हम आई ओ की बात करें तो ओ पॉइंट पे, ये तो आपका ओडेस है, तो ओ पॉइंट पे आपका क्या आ जाता है ml²/3, तो ये इसके वजह से है। अब ध्यान से देखिए, इसको हम क्या ले लेंगे, स्मॉल m है तो इसको हम इट्स बिहेव्स लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका आपको MOI क्या हो जाएगा, mr²। सो MOI मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, सिस्टम क्या है, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये आपका क्या है, इसे कहते हैं सिस्टम, यानी दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों को मिला दिए तो ये सिस्टम हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके वजह से, इस रॉड के वजह से, लॉक के वजह से, यानी वुडन लॉक के वजह प्लस बुलेट के वजह से, तो इसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसके वजह से आपका हो जाएगा ml²/3 प्लस बुलेट के वजह से, तो बुलेट के वजह से आपका क्या हो जाएगा, ये बुलेट जो है, ये जो बुलेट है ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, तो इसका हो जाएगा सिंपली स्मॉल m, इसका मास स्मॉल m है, mr², बाकी इसका क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहां से l², सो l²। तो क्योंकि हमको किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं MOI एट द पॉइंट O, तो याद रखिएगा MOI किसी भी फिक्स पॉइंट यानी फिक्स एक्सिस, तो ये आपका हो जाएगा एक्सिस पासिंग थ्रू इट एंड परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन। तो अबाउट लिख देते हैं, अबाउट पॉइंट O, तो ये बात किस पे कर रहे हैं, पॉइंट O। तो पॉइंट O से ये जब इसमें स्टिक करेगा तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो यहां से डिस्टेंस L, सो ml², तो ये ml ये हो जाएगा इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, तो इस पॉइंट के अबाउट आपको पता है, तो इसके अबाउट क्या हो जाएगा, तो ये ml²/3, किसी भी एक एज के अबाउट अगर आपसे पूछे तो ml²/3, और ये जो है पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह जब ट्रीट करता है तो MOI का वैल्यू होता है सिंपली उसका मास और r², यानी जिस रेडियस में वो रोटेट कर रहा है, तो ये इस पॉइंट पे फिक्स है तो ये रोटेट करेगा ये रेडियस, तो ये इसका लेंथ ही हो जाएगा, तो ये इस पे स्टिक करेगा, तो यहां से इसका mr², तो r क्या हो जाएगा, इसका टोटल लेंथ। पॉइंट ऑब्जेक्ट जब भी रहे तो सिंपली आप mr² लिख लें, तो इसके वजह से यहाँ पे ml²/12, तो ml²/3 यहाँ, तो इसके वजह से आप रोटेट करेगा, तो इसके वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑब्जेक्ट इज mr², दैट इज l²। तो यहां से अगर आता है तो आप ये आपका आ गया MOI का वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O। तो अब हम लगा लेते हैं सिंपली एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, अब हम निकाल लेते हैं मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लेंगे। तो पहले कॉलिजन के बिफोर द कॉलिजन, just before the collision and just after the collision, तो पहले बिफोर के कॉलिजन से पहले ये रुका हुआ है, इसमें वेलोसिटी है, तो मास इनटू वेलोसिटी mv, और फिर इसमें क्या हो जाएगा L, लेंथ, mvr, तो r यहां पे क्या हो जाएगा, r आपका लेंथ, तो जब भी हम निकाल रहे हैं किस पॉइंट पे, तो O पॉइंट के अबाउट, तो ये L हो गया, दैट इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। अब I क्या है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि हम पहले से निकाल लिए हैं, तो यहां से सिर्फ एक ही अननोन बचेगा, m स्मॉल, इसका मास, इसके पास जो वेलोसिटी है v,
और किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं हम ये एंगुलर मोमेंटम, तो वो एक फिक्स पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 और ये एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो ml²। सो l हो जाएगा और I के जगह पे हम लिखेंगे ml²/3 प्लस स्मॉल m और l² इंटू ओमेगा। तो यहां से एक ही अननोन बचेगा, वो है आपका ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू अब यहां से क्लियरली आपका आ जाएगा और यही आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम बताइए, दैट इज ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू आपका आ जाएगा mvl डिवाइडेड बाय ml²/3 प्लस ml²। तो एक l तो कैंसिल ऐसे ही हो जाएगा, सो m भी ऊपर होगा और नीचे आपका हो जाएगा ml/3 प्लस स्मॉल m l। तो ये आपका आ जाएगा ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज योर आंसर कि जस्ट आफ्टर, इमीडिएटली आफ्टर द कॉलिजन इसके पास एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। और याद रखिए ये दोनों लास्ट में स्टिक कर जाएगा, बिफोर द कॉलिजन ये है और आफ्टर द कॉलिजन, हाँ स्टिक करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसीलिए दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड किए हैं, क्योंकि जस्ट आफ्टर द कॉलिजन, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन ये कैपिटल M और स्मॉल m क्या हो जाएगा, एक ही स्टिक कर जाएगा। तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड हो गया। ये ऐड इसलिए हुआ कि लास्ट में क्या किया, स्टिक्स इच अदर, दोनों एक दूसरे से चिपक जाता है। सो दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट की तरह हम ट्रीट करेंगे। ये यहां पे जाके बुलेट समझिए, यहां पे जाके ये समझिए, तो दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इसका ml²/3 और इसके वजह से ml², m मास इसका स्मॉल m और लेंथ यानी इस पॉइंट से लेंथ l। सो दोनों यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिए। तो ये आपका हो जाएगा क्या, दोनों सिस्टम जब मिल जाता है स्मॉल m और कैपिटल M, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि ये किस एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा, ओमेगा से। तो ओमेगा का वैल्यू यहां से क्लियरली आपका ये आ जाएगा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। So probably it's a good problem which is based on angular momentum. Next problem, और ये problem 2005 में पूछा है, जे एडवांस 2005 में, और ये बहुत ही मतलब थोड़ा सा बेसिक ही प्रॉब्लम है। अभी आज के इस लेक्चर में हम बेसिक प्रॉब्लम ही देखेंगे, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, तो उसमें हम देख रहे थे एंगुलर इम्पल्स, और पहले हम लीनियर इंपल्स की बात भी की है कि फोर्स जब कम टाइम में लगता है। तो आइए अब एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम, और इस टाइप का प्रॉब्लम जब हम एससी वर्मा का सीरीज चला रहे थे, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का पार्ट 1, तो उसमें हम ये करवाए थे, और यही प्रॉब्लम आपको जे एडवांस में भी पूछा है। तो आइए देखते हैं, दोनों सेम प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम हम पहले एचसी वर्मा का ही शायद ये प्रॉब्लम है, और वही आपको ये जे एडवांस, इसीलिए हम कहते हैं एचसी वर्मा एक बहुत ही अच्छा रेफरेंस बुक है, उसको आप फॉलो कीजिए। तो ए सिलेंडर, एचसी वर्मा, डीसी पांडे, ये इतना, और लास्ट में आप पीवाई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लीजिए होपफुली। और अगर आप कोई सीट लगाते हैं या कोई और रेफरेंस बुक लगाते हैं तो सही है, जितना क्वेश्चन बनाइए उतना कंसेप्ट क्लियर होगा। सो मोर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, लास्ट में एक ही चीज, प्रैक्टिस मैक्स मन परफेक्ट। तो यही लास्ट में होगा कि जितना प्रैक्टिस आप कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन पे, वही सही रहेगा। तो इसमें भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम किए हैं, करीब 2000 से ओवर, मोर देन 2000 प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। फिर हम एचसी वर्मा का सीरीज लिए थे, तो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। आगे हम डीसी पांडे का सीरीज लाएंगे, उसमें भी करेंगे, और फिर और भी बहुत सारे जो कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है सारे कर लेंगे, जिससे जितना भी आपका कंसेप्ट हो सारा क्लियर हो जाए। तो आइए, अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, ए सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल m, ए सिलेंडर ऑफ मास स्मॉल m रेडियस कैपिटल R rolls down on an inclined plane of inclination that is theta. Calculate linear acceleration. Calculate the linear acceleration and axis of cylinder. और आपसे क्या पूछ रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन। तो इस पे हम पहले भी बात किए हैं। तो ये आपका
इधर नॉर्मल, अब नीचे जो लगेगा, सिंपल सा बात है कि नीचे हर बार mg ही लगेगा। तो इसका मास अगर आपको दिया हुआ है स्मॉल m, तो नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। और ये अगर थीटा है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री, और ये थीटा, ये 90, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और ये अगर 90 माइनस थीटा है, सो होपफुली दिस इज थीटा। तो आपको पता है कि इधर क्या हो जाएगा, mg का दो कंपोनेंट हम ब्रेक करेंगे। mg का ये हो जाएगा mg cos थीटा, और ये आपका हो जाएगा mg sin थीटा। अब ध्यान से देखिए, अब ये नीचे रोल्स डाउन कर रहा है कि ये जो है रोल्स डाउन है कि एन सिलेंडर, और ये है क्या, सिलेंडर है। तो सिंपल सा बात है, सिलेंडर है तो ये इस टाइप से इसका एक पार्ट, सिलेंडर जो है बहुत सारे डिस्क से होके बनता है। तो अगर ये सिलेंडर है तो ये सिलेंडर बहुत सारे डिस्क से होके बनता है। और जब सिलेंडर रहे तो आप समझिएगा, जब भी सिलेंडर लिखा रहे तो याद रखिएगा सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि जब ये होलो रहेगा तो वो मेंशन रहेगा क्वेश्चन में कि ये होलो सिलेंडर है। सो दिस इज केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सो सॉलिड सिलेंडर बनता क्या है, वो डिस्क से, बहुत सारा डिस्क, इसको अगर हम स्लाइस कट काटें तो यहां से आपका क्या आएगा, एक डिस्क आएगा। सो दिस इज डिस्क, बेसिकली दिस इज डिस्क, ये डिस्क है, इसका एक पार्ट डिस्क होगा। तो डिस्क का MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको पता है mr² बाय क्या हो जाता है, 2। सो दिस इज MOI फॉर डिस्क। तो जो डिस्क के केस में होगा वही आपका सॉलिड सिलेंडर के केस में होगा। तो इसका हम कंपोनेंट ब्रेक किए, तो नीचे जो लगा वो mg लगा, तो इसका थीटा जिससे बनता है वो cos थीटा होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, sin थीटा, क्योंकि बहुत इजीली वे में आपको समझ में आया। और ये नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स, जो हमेशा उससे परपेंडिकुलर, यानी कि ये इंक्लाइनेशन ये है तो इसके परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री। तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है जिस सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट होता है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये जो इंक्लाइनेशन है, इंक्लाइंड प्लेन जो है इस पे परपेंडिकुलर, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे परपेंडिकुलर होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो ये आपका 90 डिग्री, होपफुली ये नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे लगेगा। सो ये नीचे आएगा, यानी रोल्स डाउन है तो ये नीचे आएगा, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो ये आपको आ गया यहां से। अब हम इसका इक्वेशन अगर हम लिखना चाहें तो नीचे mg sin थीटा, इसको अपोज करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो अगर इक्वेशन हम लिखें तो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये है आपका mg sin थीटा माइनस f दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। एक इक्वेशन यहां से आया। अब ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ये जो प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट है वो भी लगेगा कि ये पूरा रोटेट करते हुए आएगा, और आपसे क्या कह रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन बताइए। एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, लीनियर एक्सेलरेशन। और जैसा कि हम बताए हैं कि ए जो होता है r इंटू अल्फा के बराबर होता है। लीनियर और एंगुलर में डायरेक्ट रिलेशन यहां से आपको मिल जाएगा, जैसे डायरेक्ट रिलेशन लीनियर और एंगुलर के बीच में। तो ठीक है, एक इक्वेशन आ गया, बहुत बेसिक इक्वेशन है। और फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ, इसका जो आपका म्यू का वैल्यू, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका वैल्यू आप ले लेती है म्यू, तो एफ का वैल्यू आपका आ जाएगा म्यू इंटू एन। एन क्या है, नॉर्मल, और नॉर्मल इस केस में इस इंक्लाइंड प्लेन के, तो सिंपल सा बात है, आप लिखिएगा एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, तो जितना इधर लगने वाला फोर्स उतना नीचे, सो एन दैट इज इक्वल टू mg cos थीटा।
एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, यानी कि इधर लगने वाला फोर्स इधर लगने वाले फोर्स के बैलेंस करेगा। कब? एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्योंकि मोशन तो सिर्फ इसमें हो रहा है, मोशन ये अगर इसको हम अगर लेट्स दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, अगर सपोज दैट कि इसको हम एक्स एक्सिस ले ले और इसको उसके परपेंडिकुलर है तो वाई एक्सिस, तो फोर्स अगर एक्स एक्सिस के तरफ लग रहा है तो मतलब अनबैलेंस फोर्स जो है एक्स एक्सिस के तरफ है, तो मोशन भी किधर होगा? एक्स एक्सिस की तरफ होगा। सो इफ इट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, सो फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन एक्स एक्सिस, और लग तो रहा है वाई एक्सिस पे, लेकिन वाई एक्सिस में मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि वाई एक्सिस में जो फोर्स है वो बैलेंस फोर्स है। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर वाई एक्सिस से, यानी कि इधर लगने वाला फोर्स तो इधर नॉर्मल लग रहा है और उसके अगेंस्ट में क्या लग रहा है? mg cos थीटा। तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ये आपस में बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस है, इधर तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, ये ऑब्जेक्ट या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, या रोल्स डाउन होगा या रोल्स अप होगा। अप का तो कोई सवाल नहीं है क्योंकि mg कारण नीचे आएगा, और इसमें वाई एक्सिस पे ये मोशन करेगा नहीं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से आ रहा है। तो यहां से आपका इक्वेशन आ गया mg साइन थीटा माइनस एफ, और एफ का वैल्यू आप रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। तो mg अगर यहां से कॉमन ले ले तो यहां से आपका आ जाएगा mg साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन। अब हम थोड़ा सा आते हैं रोटेशन वाला कंसेप्ट पे। ये तो बहुत बेसिक से है कि फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इधर है, मोशन हो रहा है। अब हम इसमें अगर टॉर्क की बात करें तो ये इसका सेंटर है। अब एक ये फोर्स इसको ए सी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको रोटेट कराना चाहेगा, ये नीचे आएगा तो वो क्या आएगा? प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट भी हम यूज करेंगे। प्योर रोलिंग मोशन, ये रोटेट करते हुए आएगा, स्कीड करते हुए तो आएगा नहीं। तो जब प्योर रोलिंग मोशन होगा तो प्योर रोलिंग के मोशन के केस में हम बताए हैं v बराबर ओमेगा इंटू आर और प्योर रोलिंग मोशन। तो एक फोर्स जो है ये फ्रिक्शन इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कराएगा, और ये नीचे आने वाला mg इसको क्या चाहेगा कि ये क्लॉकवाइज में रोटेट करे। तो अगर टॉर्क हम निकाले इसके सेंटर पे, टॉर्क एट, तो ये आपका इस इक्वेशन को बस आप सॉल्व कर लेंगे, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। और ये डिस्क है, सॉलिड सिलेंडर है यानी डिस्क है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा। और यहां से अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें, हालांकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया नहीं है, देता तो हम ये भी इक्वेशन को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन आपसे क्या पूछा है? सिंपली लीनियर इक्वेशन पूछा है। तो बस लीनियर इक्वेशन यहां से निकाल लीजिए इस इक्वेशन को फॉलो करके। तो mg साइन थीटा नीचे लग रहा है, इसको अपोज करने वाला फ्रिक्शन है m इंटू ए। इसका सेंटर को हम क्या ले लिए हैं? दिस सेंटर इज O, और हम क्या दिए कि प्योर रोलिंग मोशन का कंसेप्ट अगर रहे तो याद रखिएगा कि इस पोजीशन को, ये जो पोजीशन है जो कॉन्टैक्ट पोजीशन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे जो ये जो कॉन्टैक्ट पोजीशन है, लेट्स दिस पोजीशन इज C। तो ये समझिए कि इसके रिस्पेक्ट में ये समझिए रुका हुआ है, यानी v दैट इज इक्वल टू, यानी अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है तो ये पोजीशन C पोजीशन इस O पोजीशन के रिस्पेक्ट में रुका हुआ रहता है। तो यहां से अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है m इंटू ए, और अगर हमको टॉर्क इसमें देखें तो टॉर्क इस पॉइंट पे, टॉर्क एट पॉइंट O पॉइंट पे अगर हम टॉर्क की बात करें तो ये इसको किधर मूव करवा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो अभी हम देख रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये रोटेट कराएगा। सो एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज इसका रेडियस आपको कितना दे दिया हुआ है? आर इसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है। सो दिस इज इट्स रेडियस कैपिटल आर। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज आर
दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, क्योंकि ये जो है इसमें दो मोशन हो रहा है। कमाल की बात है कि इसमें दो मोशन हो रहा है, एक मोशन की वजह से तो ये नीचे आ रहा है, mg sin थीटा की वजह से ये नीचे आ रहा है, और ये जो फ्रिक्शन है ये इसको रोटेट कर रहा है। तो इसमें प्योर रोलिंग मोशन का भी कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो रोटेट करेगा तो ये अल्फा एंगुलर वेलोसिटी से, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट भी ये रोटेट करेगा, यानी कि इसमें दोनों वेलोसिटी है, लीनियर भी है एंगुलर भी है। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है लीनियर। इसमें लीनियर और एंगुलर के बीच में हम यहां से रिलेशन ले आते हैं। तो ये रोटेट भी कर रहा है, यानी कि ये प्योर रोलिंग मोशन भी कर रहा है और नीचे भी आ रहा है, नीचे आ रहा है mg sin थीटा की वजह से, और फ्रिक्शन इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये रोटेट करवाना है, यानी रोटेट भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ये कर रहा है, और mg के मास की वजह से ये नीचे भी आ रहा है। तो अब ध्यान से देखते हैं, तो यहां से अगर म्यू का वैल्यू यहाँ पे फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस पोजीशन का अगर हम टॉर्क निकालें, टॉर्क एट द पॉइंट O विच इज सेंटर ऑफ दिस सॉलिड सिलेंडर, उसके सेंटर पे हम क्या निकालें, अगर हम टॉर्क निकालें तो टॉर्क क्या हो जाता है, फोर्स। तो फोर्स इसके इधर लग रहा है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि इसका रेडियस है, तो r दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, और अल्फा जो है ये एंगल से रोटेट कर रहा है, सो दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन आपसे पूछा है लीनियर एक्सेलरेशन, तो यहां से अगर अल्फा का वैल्यू निकालें तो ये आपका जाएगा a बाय आर। तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां से आपका आ जाएगा mg sin थीटा माइनस, तो यहां से अगर अल्फा का वैल्यू तो f इंटू आर डिवाइडेड बाय, तो यहां से f का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका क्या है, r, इसका रेडियस, फोर्स इधर लग रहा है, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज r, f इंटू आर। तो यहां से f का वैल्यू अगर हम निकाल लें तो i बाय अल्फा बाय r हो जाएगा, और अल्फा का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, बस वैल्यू अब पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये अगर x एक्सिस है तो फोर्स जो है नेट फोर्स यानी F नेट की अगर बात करें तो F नेट 0 है। तो अगर इसमें कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है तो यानी कि F नेट अगर 0 है, यानी कि इस पे आपस में तो कोई फोर्स नहीं, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स तो इस पे कोई नहीं लग रहा है, ये इंटरनल ही फोर्स है। तो यहां से अगर हम बात करें, क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, जब फोर्स 0 होगा तो क्या हो जाएगा, उस हिसाब से हम अगर देखें तो इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि फोर्स अगर 0 है तो यहां से अगर हम टॉर्क निकाले ओ पॉइंट पे, तो यहां से F का वैल्यू ये आया, तो F नेट किस पे है, एक्स एक्सिस, ये दिस इज एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की तरफ पे फोर्स नहीं लगेगा, तो जब फोर्स नहीं लगेगा तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा, सो इट्स इज सिंपली इक्वल टू m इंटू ए। तो नेट फोर्स क्या है, 0 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट एक्स एक्सिस की तरफ अगर फोर्स क्या है, 0 है, और इधर तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इधर तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, तो F नेट अगर 0 है तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ma के बराबर हो जाएगा। और F का वैल्यू, क्योंकि टॉर्क इस पॉइंट पे और ये प्योर रोलिंग मोशन है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं F का वैल्यू। तो F का वैल्यू आपको सिंपली क्या आ जाएगा, F का वैल्यू, तो F का वैल्यू यहां से आपका आ जाएगा I इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय R, और अल्फा का वैल्यू यहां से अगर हम पुट कर देते हैं, सो I इंटू ए बाय आर स्क्वायर, सो दिस इज F, सो mg साइन थीटा माइनस I इंटू ए इंटू आर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। तो सिंपली यहां से एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के तरफ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0, सो फोर्स जो है सिर्फ ma के बराबर हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स तो 0 है, और नेट फोर्स जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये ma के बराबर हो जाएगा, इसमें सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहां से a का वैल्यू आपका आ जाएगा, तो a का वैल्यू अब इसमें हम निकाल लेंगे। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, तो a का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि x एक्सिस के तरफ, यानी ये जो x एक्सिस है, इधर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो अगर नहीं लग रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, तो यहां से अगर हम बात करें mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन जो कि अपोज कर रहा है,
और एम ए, और इस एक्स एक्सिस की तरफ नेट फोर्स एफ नेट 0 है, तो ये एम ए के बराबर हो जाएगा सिंपली, यानी कि ये फोर्स अलोंग, यानी कि नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस B0, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ नेट फोर्स क्या है, 0 है। तो नेट फोर्स अगर इधर 0 है तो सिंपल सा बात है, डायरेक्ट एम ए के बराबर होगा। और एफ का वैल्यू, तो टॉर्क एट द पॉइंट ओ निकालने हैं, तो ओ पॉइंट पे टॉर्क निकालने हैं, तो एफ का वैल्यू ये आया, बस इसमें पुट कर देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा mg sin थीटा माइनस एफ का वैल्यू, तो एफ का वैल्यू I इंटू ए बाय आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहां से आपका एक्सेलरेशन ही एक अननोन है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आपका आ जाएगा mg sin थीटा, और a अगर कॉमन लेंगे तो I बाय ए आर स्क्वायर, तो a यहां से अगर कॉमन ले लेते हैं तो I बाय, तो यहां से आपका आ जाएगा I क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक्सेलरेशन यहां से आपका आ जाएगा mg sin थीटा, और यहां पे m बचेगा और प्लस I बाय आर स्क्वायर। और सिंपल सा बात है, डिस्क के केस में I का वैल्यू आपको पता है क्या होगा, डिस्क के केस में mr स्क्वायर बाई 2 होगा। तो यहां से अगर हम एक्सेलरेशन निकालें और वो भी लीनियर एक्सेलरेशन, तो आपका क्या आ जाएगा, a दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा डिवाइडेड बाय m प्लस I का वैल्यू हम रखेंगे mr स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल, सो mg साइन थीटा, और सारा तो mg साइन थीटा इधर डिवाइडेड बाय, तो ये आपका जाएगा mr, तो ये आपका 3m 3/2 m से m कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, और ये आपका दिस r से r कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 2/3 g साइन थीटा। ये आपका आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू 2/3 g साइन। ये आपका कौन सा एक्सेलरेशन है, ये आपका लीनियर एक्सेलरेशन है, 2/3 g साइन थीटा।